बीएसटीडी का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस से हम लोगों का चैप्टर है। इसको चैप्टर 1 बोलिए या बीच का भी आप चैप्टर बोल सकते हैं, चैप्टर 6। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या होता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस का एक सामाजिक जिम्मेवारी है। बिजनेस को एक सामाजिक जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा। बिजनेस एक सामाजिक जिम्मेवारी को निभाएगा तो उसका बिजनेस बढ़िया से चलेगा। अगर वो सामाजिक जिम्मेवारी को नहीं निभाएगा तो उसका बिजनेस को मार्केट से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। इसीलिए एक बिजनेस को सामाजिक जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा। सामाजिक जिम्मेवारी क्या है? एक आप बिजनेसमैन है तो अच्छे क्वालिटी का माल दीजिए एट अ रीजनेबल प्राइस, यही आपका सामाजिक जिम्मेवारी है। उचित व्यवहार करिए, गलत व्यवहार मत करिए, यही आपका सामाजिक जिम्मेवारी है। अच्छा क्वालिटी का माल दीजिए, रीजनेबल प्राइस पे दीजिए। कोई रिफ़ंड करने आए तो रिफ़ंड ले लीजिए या लिख दीजिए दुकान के सामने कि भाई हम रिफ़ंड नहीं लेते हैं। कोई तर्को ही नहीं होगा और व्यवहार ठीक रखिए। समझ पा रहे? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस में डिफाइंड एज ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ मैनर विच विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कहता है कि इस मैनर में काम करो जो समाज के हित में हो, समाज के लिए कल्याणकारी हो। समझ गए? बिजनेस क्योंकि समाज का अंग होता है, इसलिए बिजनेस को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा। समझ पा रहे? जैसे मान लीजिए आपके किसी अंग में प्रॉब्लम आ गया या मान लीजिए नाखून में प्रॉब्लम आ गया तो आप डॉक्टर से इलाज कराइएगा। इलाज के बावजूद ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो उसको पूरा काट के फेंक दिया जाएगा क्योंकि पूरा बॉडी खराब हो जाएगा। उसी तरीके से एक बिजनेस है। बिजनेस भी समाज का एक अंग है। बिजनेस सही काम करेगा तो मार्केट में चलेगा, नहीं तो थ्रोन आउट फ्रॉम द सोसाइटी, मार्केट से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। इसी को हम कहते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस। तो कोई भी काम करिएगा तो सामाजिक जिम्मेवारी को निभाना जरूरी है। तो डेफिनेशन क्या है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस मीन्स ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ मैनर विच विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस को करेंगे तो क्या फ़ायदा? केस फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को करिएगा तो काम करने में मज़ा आता है, सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सेल्फ इंटरेस्ट, क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, एक नया समाज का क्रिएशन कर देंगे। सोशल पावर, समाज में एक पावर रहेगा, आपका प्रोडक्ट को कोई बीट नहीं कर पाएगा, आपकी कंपनी को कोई बीट नहीं कर पाएगा। पब्लिक इमेज, आपका गुडविल बढ़िया रहेगा और समाज में लोग आपके बारे में जानेंगे। सोशल अवेयरनेस, तो ये है केस फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का केस क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट, क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, सोशल पावर, पब्लिक इमेज, सोशल अवेयरनेस। आगे बढ़ते हैं। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अब प्रश्न आता है कि ये सामाजिक जिम्मेवारी किसके किसके प्रति निभाना पड़ेगा। तो सामाजिक जिम्मेवारी आपको 5 लोगों के प्रति निभाना है। पहला, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर या इन्वेस्टर, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉई, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी। 5 लोगों के प्रति आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा। टॉपिक है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप में टोटल कितने लोग आएंगे? 5। पहले क्या आ जाएगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉई, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट और 5वां नंबर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी। माना ओनर या इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट और कम्युनिटी। पहला है ओनर के प्रति क्या जिम्मेवारी निभाना। ओनर के प्रति यही जिम्मेवारी निभाना है टू प्रोटेक्ट द एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का एसेट का बचाव करके रखो। टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, जो पैसा लगाए हैं कम से कम उसको सुरक्षित रखो। टू पे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, समय समय पे इंटरेस्ट और डिविडेंड दो। जो पैसा लगाया, पूंजी लगाया, उसको बरकरार रखो। समझ रहे? तो पहला है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर में टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, टू पे इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, ये ओनर के प्रति है। कस्टमर के प्रति क्या जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा? टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस, बढ़िया क्वालिटी का माल दो उचित दाम पे। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? किसके प्रति जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा भाई? कस्टमर के प्रति। टू प्रोवाइड गुड्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एट अ कौन सा प्राइस? रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस पे गुड्स दीजिए। कस्टमर के प्रति यही जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा।
रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉई, एम्प्लॉई के प्रति आपको जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा टू पे फेयर एंड रेगुलर वेजेज एंड सैलरी टू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को उचित सैलरी उचित वेजेज दो, टू प्रोवाइड फेयर एंड रेगुलर वेजेज एंड सैलरी टू एम्प्लॉई, टू प्रोवाइड गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, बढ़िया काम करने के लिए उसको वातावरण दो, टू प्रोवाइड गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। तो ये किसके प्रति जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा भाई? एम्प्लॉई के प्रति। ओनर के प्रति उसका कैपिटल बरकरार रखो, इंटरेस्ट और डिविडेंड टाइम से दे दो, कस्टमर के प्रति बढ़िया माल दो एट अ रीजनेबल प्राइस, और एम्प्लॉई के प्रति वेजेस सैलरी समय पे दे दो, रेगुलर दो, और अच्छा वर्किंग कंडीशन दो, काम करने का जगह ठीक ठाक दो। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट्स टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली, ईमानदारी से टैक्स दे दो, टू अवॉइड लॉ, नियम को मान, टू अवॉइड लॉ माने नियम को मान। और रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, कम्युनिटी के प्रति क्या जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा भाई? टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, वातावरण का बचाव करिए, टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी संसाधन है उसका पूरा पूरा यूज करिए, टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये किसके प्रति जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा? कम्युनिटी के प्रति। तो टोटल कितना लोग हुए? 5। ओनर के प्रति उसका पैसा सेव रखो, इंटरेस्ट डिविडेंड दे दो, कस्टमर के प्रति बढ़िया माल दो रीजनेबल प्राइस पे, और एम्प्लॉय के प्रति वेजेज एंड सैलरी दे दो, और काम करने के लिए बढ़िया वातावरण दो ताकि उसको हेल्थ का कोई प्रॉब्लम ना हो, और गवर्नमेंट के प्रति टैक्स दे दो, नियम को मानो। गवर्नमेंट नहीं तो गवर्नमेंट आपसे क्या खोजता है कि हमको ईमानदारी से टैक्स दे दीजिए, आप मेरा नियम मानिए। और कम्युनिटी माने एनवायरनमेंट को बिना क्षति बिना किए हुए काम करो, एनवायरनमेंट को किसी प्रकार का क्षति मत पहुंचाओ। तो ये किसके प्रति जिम्मेवारी है भाई? कम्युनिटी के प्रति। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बिजनेस, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, माना बिजनेस करो तो बिना वातावरण को क्षति किए हुए, वातावरण को बिना नुकसान किए हुए, इसको हम कहते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के क्या कारण हैं? कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन या टाइप्स पूछे तो यही लिखना है। कितने तरीके के भाई एनवायरमेंटल पोल्यूशन होते हैं? टोटल 4। एयर पोल्यूशन, हवा में भाई पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, पानी में पोल्यूशन है। पोल्यूशन माने क्या होता है? प्रदूषण, जिससे आपके हेल्थ इशू हो सकते हैं, तबीयत खराब हो सकता है। तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ज़मीन में पोल्यूशन है, प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं, लैंड पोल्यूशन, और साउंड करते हैं, इसको क्या कहते हैं? नॉइज पोल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कॉजेज क्या है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। टाइप्स भी पूछेगा पोल्यूशन का तो ये लिखें। नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, क्या दरकार पड़ गया कि पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा? पोल्यूशन पे क्यों नियंत्रण करना है? प्रदूषण पे क्यों नियंत्रण करना है? जरूरत क्या पड़ गया? पहला, टू इंश्योर सेफ्टी, सुरक्षा के दृष्टि से भाई पोल्यूशन पे कंट्रोल करना जरूरी है। टू इंश्योर सेफ्टी, इकोनॉमिक लॉसेस, आर्थिक क्षति को रोकने के लिए पोल्यूशन पे कंट्रोल का होना जरूरी है। और टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी भगवान ने जैसा वातावरण को दिया है उसको बनाने के लिए पोल्यूशन पे कंट्रोल करना जरूरी है। तो नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, टू इंश्योर सेफ्टी, इकोनॉमिक लॉसेस, टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी। एथिक्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथिकोस विच मीन्स कैरेक्टर, इट डील्स विथ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एथिक्स का ज्ञान हमें बचपन से ही मिलता है, ये एथिकोस से आया है जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। एथिकोस से आता है जिसका मतलब क्या होता है? कैरेक्टर, जिसको साधारण में कहते हैं संस्कार। संस्कार बचपन से ही दिया जाता है माता पिता के जरिए कि छोटे बड़े को रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, समझ रहे हैं? कुटाइम बाहर नहीं होना चाहिए, कुटाइम माने समझते हैं? जैसे अब रात को बिना काम का बाहर नहीं होना चाहिए, समय से घर आना चाहिए, समय से पढ़ाई करना चाहिए, समझ पा रहे? ये सब संस्कार। बेवजह नहीं बोलना चाहिए, जहाँ सुनना है वहाँ सुनना चाहिए, जहाँ बोलना है बात तो विनम्रता से रखना चाहिए। ये सब संस्कार हम लोगों को घर से ही मिलता है, इसको हम कहते हैं एथिक्स। इसको क्या कहते हैं? तो एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथिकोस विच मीन्स कैरेक्टर, इट डील्स विथ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये हम लोगों के बिहेवियर से संबंधित है। अब पढ़ना हम लोगों को बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है कि जब बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका राइट कंडक्ट क्या है और रॉन्ग कंडक्ट क्या है। राइट कंडक्ट और रॉन्ग कंडक्ट, देख समझ पा रहे? राइट कंडक्ट माने सही मेरा विचारधारा क्या है, सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है, इसका आपको दिमाग में बात का होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए।
बिजनेस करते समय, इसको हम कहते हैं बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू मोरल प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल भाई? विच गवर्न द बिजनेस एक्टिविटी। द कंसर्न डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग वाइल डूइंग द बिजनेस। आपको मालूम होना चाहिए कि बिजनेस करते समय कौन सा सही काम है और कौन सा गलत काम है। समझ रहे? इसको हम कहते हैं बिजनेस एथिक्स। क्या कहते हैं? समझ रहे? देखिएगा बिजनेसमैन के पास जाइएगा तो बहुत लोग पोलाइट रहते हैं, बहुत पोलाइट, आपसे उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, गुस्सा में बोलेंगे तो आपको इतना प्यार से बोलेंगे कि आप उन पर रिएक्ट नहीं करिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्यों? आप उनका नुकसान भी कर दीजिएगा तो आपसे झगड़ा नहीं करने आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वो बिजनेस एथिक्स वही कहता है। आपसे झगड़ा करेंगे तो 4 कस्टमर खराब हो जाएगा ना, आपसे झगड़ा करेंगे तो 4 कस्टमर खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसी को हम क्या कहते हैं भाई? बिजनेस एथिक्स। क्योंकि कस्टमर होकर सोचेगा, मालिक होकर नहीं सोचेगा, वहाँ क्लास हो सकता है। नहीं समझे? दुकान पे झगड़ा हो रहा तो ओनर के प्रति कस्टमर कभी नहीं सोचेगा, वो कस्टमर बन के सोचेगा। समझ रहे हैं? इसलिए देखिएगा बिजनेसमैन कोई अपने दुकान पे झूठ झमेला ये सब नहीं होने देते हैं, और ना ही करते हैं, और ना ही अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं भाई? बिजनेस एथिक्स। सही माल देते हैं, जो अच्छा बिजनेसमैन हो सही माल देता है, रिजनेबल प्राइस पे देता है। समझ रहे? ये सब बिजनेस एथिक्स का बात है। मैंने क्या सही और क्या गलत है आपको ध्यान में होना चाहिए। आप बढ़िया माल दो, ये तो सही चीज़ है, गलत चीज़ है कि खराब माल नहीं देना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए। उचित दाम चार्ज करो ताकि कहीं भी जाए तो कस्टमर ठगा महसूस ना करे। समझ रहे? तो ये राइट चीज़ है कि दाम जो चार्ज करो, प्राइस जो फेयर प्राइस चार्ज करो। अब गलत कंडक्ट है कि बहुत ज़्यादा ले लिए, तो बहुत ज़्यादा ले लिए तो गड़बड़ हो गया। अब बढ़िया से बोलवे करें या उल्टा सीधा आपसे दाम लें, उल्टा सीधा प्रोडक्ट देता आप थोड़ी लीजिएगा। बिजनेस एथिक्स कहता है कि हर तरीक़ा से आपको राइट कंडक्ट होना चाहिए, बिहेवियर के भी तरीक़ा से और जो आप सामान दे रहे हैं उसके भी तरीक़ा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और रॉन्ग कंडक्ट माने बिहेवियर के तरीक़ा से भी आप गलत हो सकते हैं, और सामान के तरीक़ा से, पैसा जो चार्ज कर उसके तरीक़ा से भी आप गलत हो सकते हैं। समझ रहे हैं? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, बिजनेस एथिक्स सबको भाई फॉलो करना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट्स क्या है बिजनेस एथिक्स के? बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स है कि टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, टॉप लेवल के एम्प्लॉय पहले सही होना चाहिए, तब जाके बिजनेस एथिक्स फॉलो हो। डेवलपिंग एथिकल कोड, नियम बनाओ, क्या करना नहीं करना उसी नियम में सब काम करेगा। इस्टेब्लिशिंग कंप्लायंस मैकेनिज्म, नियम सही से लागू हो रहा कि नहीं लागू हो रहा उसके लिए आदमी रखो। एथिकल प्रिंसिपल में एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करा और अप्रेजल ऑफ एथिकल प्रोग्राम। चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया 6। चैप्टर 7 है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सुनो ध्यान से, सुनिए। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में सबसे पहले फाइनेंस। फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। और दीदी लुक एट हियर, सुनिए बिजनेस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फाइनेंस क्या होता है? लाइफ ब्लड होता है, ब्लड के थ्रू। जिस तरीके से शरीर को चलाने के लिए ब्लड चाहिए, वैसे ही बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस का होना जरूरी है, नहीं तो बिजनेस नहीं चलेगा। अब बिजनेस फाइनेंस क्या होता है भाई? बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। इसमें हर तरीके के भाई फंड आते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म माने 1 साल के लिए पैसे चाहिए, 1 साल या 1 साल से कम दिन के लिए पैसा चाहिए। मीडियम टर्म माने 1 साल से 5 साल के लिए पैसा चाहिए। लॉन्ग टर्म माने 5 साल से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए। तो बिजनेस फाइनेंस का फीचर समझे थे। बिजनेस फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और बिजनेस फाइनेंस का जो टर्म है, कौन सा टर्म है? वाइड टर्म। 2 तरीका का पूंजी लगता है बिजनेस में, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल माने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ये सब फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मीन्स एक्वायरिंग फिक्स एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म पीरियड, लंबे समय के लिए होता है फिक्स कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए जो पैसा चाहिए, डेली का बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। Working capital refers to maintaining day-to-day operating expense of the business. It's include current asset and current liability. Fixed asset means acquiring fixed asset like land, building, plant, furniture. Land building, working capital माने current asset, current liability. Current asset और डेली का बिजनेस का खर्च को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ओनर्स फंड। जब ओनर अपने पॉकेट से रुपया को लगाता है उसको कहते हैं ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मीन्स फंड कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर फ्रॉम हिज पॉकेट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जब ओनर अपने पॉकेट से पैसा को बिजनेस में लगाता है, कमाया हुआ धन को बिजनेस में लगाता है, इसको हम कहते हैं ओनर्स फंड। समझ रहे? ओनर्स फंड में हम पैसा कहाँ से लाते हैं? इक्विटी शेयर से। इक्विटी शेयर, रिटर्न अर्निंग, कमाया हुआ पैसा को रिटर्न अर्निंग कहते हैं। कमा के बैंक में रख रहे, जमा कर रहे, इसको कहते हैं रिटर्न अर्निंग। समझ पा रहे? जिसको प्लगिंग बैक अप प्रॉफिट भी कहते हैं रिटर्न अर्निंग को। और एक है प्रेफरेंस शेयर। ये सब ओनर्स फंड का क्या है? सोर्सेस है। एग्जाम्पल है ओनर्स फंड का फीचर्स क्या है? ये परमानेंट कैपिटल है, रिस्की कैपिटल है, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, कोई गिरवी नहीं देना होगा। अपना पैसा में कहाँ चीज़ का गिरवी भाई? ये परमानेंट है, रिस्की है, सिक्योरिटी नहीं देना होगा। और ओनर्स फंड का ये स्रोत होता है, सोर्सेस ऑफ ओनर्स फंड। ये फीचर्स है। किसका फीचर्स है भाई? ओनर्स फंड का। बोरोड फंड, लोन लीजिएगा, कर्ज लीजिएगा, उसको हम कहते हैं बोरोड फंड। बोरोड फंड मीन्स फंड टेकन बाय वे ऑफ लोन। लोन के जरिए जब फंड को जुगाड़ेंगे उसको क्या कहते हैं? बोरोड फंड। बोरोड फंड का एग्जांपल है डिवेंचर लोन। डिवेंचर फीचर्स क्या? फिक्स टाइम, एक समय पूरे का तो लौटाना होगा। इट इज नॉट अ परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल, ये कोई परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल का नहीं है। सिक्योरिटी देना होगा, इधर गिरवी देना होगा, गिरवी देना होगा। समझ पा रहे? रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लोन लिए हो तो टाइम टू टाइम इंटरेस्ट चुकाना होगा, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। और कंट्रोल नहीं रहेगा, माने बोरोड फंड से पैसा लीजिएगा तो कोई आप पे कंट्रोल नहीं करेगा, आपको कोई टेक ओवर नहीं करेगा। एक चीज़ फायदा है, आप कोई हमको कर्जा देगा तो मेरे को कंट्रोल थोड़े कर लेगा। कर्जा दिया तो अपना पैसा लेगा, कर्जा दिया तो अपना पैसा, लेकिन हमारे ऊपर अटैकिंग तो नहीं कर सकता, तो कंट्रोल नहीं रहेगा। अच्छा, ओनर्स फंड बोरोड फंड का डिफरेंस आता है। डिफरेंस तो पहले डेफिनेशन, ओनर्स फंड मीन्स फंड कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर फ्रॉम हिज पॉकेट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बोरोड फंड मीन्स फंड टेकन बाय वे ऑफ लोन। फंड टेकन बाय वे ऑफ permanent. Owners fund, it is a permanent nature of capital. Borrowed fund, it is not a permanent nature of capital. Risk, owners fund, it is a risky capital. Borrowed fund, it is not a risky capital. Security, owners fund not required, borrowed fund required. Reward for owner is dividend. क्या मिलता है भाई ओनर्स फंड में? डिविडेंड। और रिवार्ड इधर क्या मिलता है? इंटरेस्ट। रिवार्ड क्या मिलता है? इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोज कैपिटल, equity share capital are those capital which is not carry any preferential right relating to payment of dividend. Relating to payment of equity share capital ऐसा कैपिटल है जो किसी प्रेफरेंशियल अधिकार को कैरी नहीं करता है, कोई अधिकार को कैरी नहीं करता है। कंपनी बंद हो जाएगा, सबसे लास्ट में पेमेंट मिलेगा। डिविडेंड सबको बता दिया, मन करेगा तो दिया जाएगा आपको, ना मन करेगा तो नहीं दिया जाएगा। यही है इक्विटी शेयर। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर माने ये अधिकार को कैरी करता है, माने डिविडेंड बताएगा तो पहले मिलेगा। ये लोग का डिविडेंड भी फिक्स है। डिविडेंड भी क्या है? फिक्स है। कंपनी बंद हो जाएगा तो इक्विटी को पैसा देने से पहले प्रेफरेंस को लौटाएंगे, तब देंगे इक्विटी को। समझ रहे? इसको हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर विच इज कैरी प्रेफरेंशियल राइट, विच इज कैरी प्रेफरेंशियल राइट रिलेटिंग टू राइट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसको हम क्या कहते हैं भाई? प्रेफरेंस शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर का फीचर्स हम लोग को पढ़ना है। तो ये प्राइमरी रिस्क को बियर करता है, माने सारे रिस्क को ये लोग उठाता है। लोन मिल जाता है इसका आधार बेसिस ऑफ लोन। कंट्रोल रहता है, मालिक के हाथ में कंट्रोल रहता है। कंट्रोल, हायर रिटर्न, ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा आपको कमाई होगा। और इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल माने जिसका पैसा, इरिडीमेबल का मतलब क्या? जिसका पैसा लौटाना नहीं होगा। कंपनी बंद होगा तब लौटाएंगे। कंपनी बंद होगा, इरिडीमेबल माने अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होगा तब लौटाएंगे। ऐसे लौटाने का दरकार इक्विटी क्या? इरिडीमेबल है। प्रेफरेंस शेयर का फीचर्स क्या हो जाएगा? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड फिक्स है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है, नो वोटिंग राइट, क्यूमुलेटिव डिविडेंड है। सुनो, प्रेफरेंस शेयर का टाइप्स था। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर माने डिविडेंड इस साल अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो अगला साल कैरी फॉरवर्ड। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर माने जैसे मान लो 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर लिए हैं, 10% डिविडेंड है, माने 10,000 का डिविडेंड है। 10,000 इस साल डिविडेंड मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो अगला साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
जाएगा। मैंने अगला साल का 10,000, आई वाला 10,000, कितना हो गया 20,000। अगला साल भी नहीं मिला तो एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। साल का 10,000 और ये 20,000, कितना हो गया 30,000। क्यूमुलेटिव माने एरियर ऑफ डिविडेंड शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। एरियर ऑफ डिविडेंड शुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द, इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। नॉन क्यूमुलेटिव माना डिविडेंड मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भूल जाओ, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भूल जाइए, टाटा बाय बाय, नहीं मिलेगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस है, अमाउंट रीपेबल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब समय पूरेगा तब पैसा लौटा देंगे, इसको कहते हैं रिडीमेबल। रिडीमेबल माने पैसा लौटा देंगे, इरिडीमेबल माने पैसा नहीं लौटाएंगे। कब तक? जब तक कंपनी जिंदा है, जब तक कंपनी मरेगा तब पैसा लौटाएंगे, इसको कहते हैं इरिडीमेबल। क्या कहते हैं? और रिडीमेबल माने समय पूरेगा तो पैसा लौटाना होगा। रिडीमेबल मीन्स अमाउंट रीपेबल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, और इरिडीमेबल मीन्स अमाउंट रीपेबल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी जब बंद होगा तब लौटाएंगे, इसको कहते हैं इरिडीमेबल। इक्विटी और प्रेफरेंस में डिविडेंड पढ़ना है भाई, डिफरेंस पढ़ना है, डिफरेंस माफ करिए। तो पहले तो वो मीनिंग और डेफिनेशन कि इक्विटी शेयर आर दोज कैपिटल विच इज नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट, और प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर विच इज कैरी प्रेफरेंशियल राइट। अच्छा, रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी में नॉट फिक्स, प्रेफरेंस में फिक्स। रेट ऑफ डिविडेंड इधर फिक्स, इधर नॉट फिक्स, इधर में फिक्स। वोटिंग राइट, इक्विटी में अवेलेबल, प्रेफरेंस में वोटिंग राइट नॉट अवेलेबल। वोटिंग राइट मैंने बोल सकते हैं, किसी डिसीजन में बोल सकते हैं, इक्विटी वाला बोलेगा, प्रेफरेंस वाला नहीं बोलेगा। इक्विटी शेयर को हम बाई बैक कर सकते हैं, बाई बैक माने अपना शेयर हम वापस खरीद लेंगे, बाई बैक। पर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटा सकते हैं। रिडीम माने लौटाना, अब बाई बैक माने जैसे मान लीजिए मोबाइल इनको बेचे, यही मोबाइल इनसे वापस खरीद लिए, तो पहले इनको बेचे ऐसे इसको वापस खरीद लिए, इसको कहते हैं बाई बैक। क्या कहते हैं? होता है, मान लीजिए अभी दिक्कत है तो मोबाइल इनको अपने दे दिए 2,000 में, समझे? बिहार में पैसा आ गया, बोल दिया कि ठीक है 2500 दे रहे हैं, दीजिए, 500 फायदा में रहिए आप, समझे? अगर उसका इच्छा होगा तो बेची देगी, नहीं इच्छा होगा नहीं बेचेगी, इसी को हम कहते हैं बाई बैक। क्या कहते हैं? चलिए, रिटर्न अर्निंग। रिटर्न अर्निंग माने जमा रुपया, बालक पढ़ाने नहीं दोगे, फूस फास हमको अच्छा नहीं लगता, ये रिवीजन क्लास है, समझे? औकात नहीं है तो क्यों आते हैं आप लोग इस तरीके क्लास में? वीडियो देख लिया करिए। आइए, किसका बात का? रिटर्न अर्निंग। रिटर्न अर्निंग का दूसरा नाम क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस या प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग बैक ऑफ रिटर्न अर्निंग मीन्स प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर बट कैप्ट इन द कंपनी फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। मैंने कंपनी में रखेंगे किसके लिए? कंपनी के ग्रोथ के लिए। इसको कहते हैं रिटर्न अर्निंग। इसको क्या कहते हैं भाई? रिटर्न अर्निंग। आगे बढ़े हम लोग। डिबेंचर। डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। डेप्ट के सर्टिफिकेट को डिबेंचर कहते हैं। डेप्ट के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? डिबेंचर। डिबेंचर का फीचर है कि बोरोड फंड है, माना लोन है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिक्योरिटी देना पड़ता है, रिडीमेबल है, ऐसा फीचर्स है। किसका फीचर है? डिबेंचर का। तो डिबेंचर का क्या फिक्स फीचर्स है? बोरोड फंड है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा, सिक्योरिटी देना होगा, रिडीमेबल है। आगे बढ़ते हैं। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंक के तरह बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्था है जो काम करता है, वो लोग भी लोन देता है, इसको कहते हैं लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक से 4 तरीके का लोन मिल सकता है। ओवरड्राफ्ट, अकाउंट में पैसा नहीं फिर भी हम बैंक से रुपये निकालेंगे, इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट, बिजनेस करने के लिए बैंक बिना सिक्योरिटी का जब लोन देगा उसको कैश क्रेडिट कहते हैं, जिसको प्यार से सीसी लोन भी कहते हैं। टर्म लोन, लंबे समय के लिए लोन देंगे, और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक कमर्शियल बैंक से लोन लेने का तरीका है। पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट मीन्स फंड टेकन फ्रॉम पब्लिक। जनता से जब हम पब्लिक पैसा को लेंगे बाय द गिवन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट को दे करके जब जनता से हम पैसा को रेज करेंगे, पैसा को लेंगे, उसको हम कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। ये बालक पब्लिक डिपॉजिट का डेफिनेशन हाँ लिखा है। तो पब्लिक डिपॉजिट मीन्स फंड टेकन फ्रॉम पब्लिक, फंड टेकन फ्रॉम पब्लिक से जब रुपया लेंगे बाय गिवन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, इसको कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। ये अनसिक्योर्ड होता है। फीचर्स क्या भाई? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब पैसा मिल भी सकता है और डूब भी सकता है, नर्दा के तरफ तरदा हो जाएगा, चिट फंड, पब्लिक डिपॉजिट। और फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का काम होता है पब्लिक डिपॉजिट का पैसा लेकर। टाइम पीरियड, समय पूरेगा तो लौटाना होगा।
सिंपल प्रोसीजर टू रेज, इसको लेने का भाई, पैसा लेने का ये सिंपल तरीका, कोई हार्ड तरीका नहीं है। और रीपेमेंट, जब पैसा वापस करना हो। ट्रेड क्रेडिट, एक बिजनेसमैन दूसरा बिजनेसमैन से उधार में जब गुड्स को लेगा उसको कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। क्या कहते हैं? ये भी एक तरीका का लोन लेने का तरीका है, समझ रहे? जैसे ये भाई साहब हमको 10 लाख का माल सप्लाई कर दिए, तो हम 10 लाख का माल हमको उधारी मिल गया, तो 10 लाख रुपये का जुगाड़ तो हो ही गया। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए 10 लाख का माल नमन को बेच दिए, फिर पैसा हमको 10 लाख का माल 11 लाख में बेच दिए, 10 लाख रुपया वापस कर दिए इनको, तो कमाई कितना हुआ भाई? 1 लाख। और उधारी में हमको मिल गया था, कर्ज नहीं, ब्याज नहीं चुकाना पड़ा। अब मान लीजिए 10 लाख दिए इनको, अच्छा लग रहा है कि हम पार्टी लग रहे हैं, इस बार 50 लाख का माल बाकी दे दिए, तो हमको 50 लाख का रुपया जुगाड़ हो गया ना, माल तो जुगाड़ हो गया। इसको कहते हैं ट्रेड क्रेडिट, उधार में ले लेना गुड्स को। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर, वन बिजनेसमैन टू, इसको कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। और मान लो 10 लाख का माल किसी से खरीदोगे तो 10 लाख तो देना होगा, आपको ऐसे ही मिल गया, तो एक तरीका का लोन है ना वो। इसको क्या कहते हैं? ट्रेड क्रेडिट। क्या कहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेड क्रेडिट में कितना लोग चिटिंगबाजी का गेम करता है। मान लो उससे 50 लाख का माल बाकी दे दिया, हम नमन को बेच दिए 40 लाख में, बाप का माल, समझ रहे हैं? हाँ, 50 लाख का माल 40 में बेचे तो बाप का माल, समझ रहे हैं ना? आज 40 लाख बेच के रख लिए, नहीं दिए, 40 लाख का बेच के तो नहीं दिए, तो कहने का मतलब है कि ये मेरे को फिर गुड्स देंगे? नहीं देंगे। अब हम समझ रहे मेरा है, अब उनको नहीं दे रहे, ये सब चिटिंगबाजी हो गई। तो कुछ लोग ट्रेड क्रेडिट के आड़ में इस तरीके का चिटिंगबाजी भी कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, गलत चीज़, ट्रू चीज़ नहीं, समझ रहे? कितना लोग यही चक्कर में रहता है कि इनसे 50 लाख का ले लिए, अब ठीक है अंकित लग रहा है, अंकित 36 लाख का, इनसे 20 लाख का, ऐसे ही पैसा मार मार के कमाना नहीं है, बाकी ले लेना है और वो सस्ता में बेच देना है किसी को। अरे सस्ता बेचेगा तो कोई ना कोई तो जल्दी जल्दी ले ही लेगा ना, और जल्दी लेगा तो पैसा लेकर रख लेंगे, नहीं देंगे। कितना लोग का ऐसा ही बिजनेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रॉड। ये सब नहीं करना चाहिए। तो ट्रेड क्रेडिट कार्ड में ऐसा होता है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, एक कंपनी दूसरे कंपनी को जब पैसा देगा, कर्ज देगा, एक कंपनी दूसरे कंपनी में पैसा जमा करेगा, इसको कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। वन कंपनी, सुन रही है प्रियंका, वन कंपनी डिपॉजिटेड अमाउंट इनटू अनदर कंपनी, इसको कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। फैक्टरिंग है, फैक्टरिंग माने इधर उधर से करके पैसा जुगाड़ना। जैसे मान लो हम इनसे 10 लाख रुपया पाते हैं और हमको अभी चाहिए, बोल रहा है कि 6 महीना बाद देंगे, हमको अभी चाहिए लेकिन बोल रहा है कि 6 महीना बाद देंगे, तो हम मान लीजिए नमन को अपॉइंट कर लिए, समझे? ये पैसा वसूली गेम है। इनके साथ एग्रीमेंट करा दिए, नमन हमको दे दिया 5 लाख, एग्रीमेंट करा दिए, 6 महीना बाद उनको कितना मिलेगा? कितना मिलेगा भाई? 10 लाख। कितना मिलेगा? वो दिए कितना हमको, हमको मिला कितना? तो 5 लाख फायदा है। तो पैसा वसूली गेम इस तरीके से काम करते हैं, इसको कहते हैं फैक्टरिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ फंड, 3 तरीका का फंड आगे ही बता दिए। लॉन्ग टर्म 5 साल से ज़्यादा, मीडियम टर्म 1 साल से 5 साल, शॉर्ट टर्म 1 साल से कम, और इंटरनल सोर्सेस इक्विटी रिटर्न अर्निंग, इक्विटी, अदर सोर्सेस लोन डिवेंचर, अदर सोर्सेस ओनर्स फंड, बोरोड फंड, तो आगे ही समझा दी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेस, छोटा व्यापारी लोग के बारे में पढ़ना भाई। स्मॉल बिजनेस इज अ बैकबोन ऑफ ए कंट्री, हमारे देश के रीढ़ के हड्डी की तरह काम करता है भाई स्मॉल बिजनेस, समझ रहे हैं? स्मॉल बिजनेस का डेफिनेशन से पहले हम लोग को समझना था एंटरप्रेन्योरशिप। दीदी मत बनिए नहीं तो घर भेज देंगे। सुनिए ध्यान से, सुनिए किसका बात करे भाई? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ओन बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ओन बिजनेस। खुद का बिजनेस सेट करोगे उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप विद द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ इनोवेशन, समझ पाओ, विद द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल इनोवेशन। कुछ नया करने का अपने जज्बा होना चाहिए, ग्रोथ का जज्बा होना चाहिए, समझ पा रहे हैं? कुछ नया ही नहीं है, सब जैसा करेगा वैसे ही करेंगे तो आपके प्रति लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपके पास लोग नहीं आएंगे। इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कहते हैं? तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ओन बिजनेस। बोलो क्या बोले? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप with the concept of growth and innovation, with the concept of
इसी को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर को करेगा उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर को करेगा उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। बिजनेसमैन बनना इजी है, एंटरप्रेन्योर बनना इजी नहीं है। बिजनेसमैन बनना 10 का माल किनेगा 11 में बेच देगा, 12 में बेच देगा, इसको कहते हैं बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर 10 का माल किन के 100 रुपये में बेचेगा। कैसे 100 में बेचेगा? तिक्रम लगाएगा, बुद्धि लगाएगा, दिमाग लगाएगा, कुछ नया करेगा उसी में, कुछ बेटर करेगा उसमें, कुछ कम्पिटिटिव करेगा उसी में। समझ रहे? इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? और जो बेटर कम्पिटिटिव करेगा, तिक्रम करेगा, वो 10 का माल 100 में तो बेच ही देगा। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्वालिटीज होना चाहिए भाई, क्या विशेषता इसमें होना चाहिए? पहले तो ये कमाने वाला काम है। एंटरप्रेन्योरशिप कौन सा काम है? कमाने वाला। इकोनॉमिक एक्टिविटी सिस्टम में करना होगा, सिस्टमैटिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, सिस्टमैटिक एक्टिविटी। लॉफुल धंधा करना होगा, चरस गजा हीरोइन का मत धंधा कर लीजिएगा, समझे? वो सब नहीं कर सकते आप। लॉफुल एंड पर्पजफुल एक्टिविटी करिए जो लीगल है। समझ पा रहे? क्रिएशन ऑफ वैल्यू, क्रिएशन ऑफ, समझ पा रहे हैं क्या बोल? क्रिएशन ऑफ वैल्यू का मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं समाज में उसका एक कीमत होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उसका समाज में क्या होना चाहिए? कीमत होना चाहिए। इनोवेशन, आप में इनोवेशन का क्षमता होना चाहिए। इनोवेशन माने डूइंग समथिंग न्यू बेटर कम्पिटिटिव। डू समथिंग न्यू बेटर कम्पिटिटिव, इसको कहते हैं इनोवेशन। कुछ नया करो, कुछ बढ़िया करो, कुछ कम्पिटिटिव करो, और रिस्क उठाने का क्वालिटी होना चाहिए। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज है एंटरप्रेन्योरशिप का। इकोनॉमिक एक्टिविटी, सिस्टमैटिक एक्टिविटी, लॉफुल एंड पर्पजफुल एक्टिविटी, क्रिएशन ऑफ वैल्यू, इनोवेशन, नीड ऑब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्या जरूरत पड़ गया भाई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का? क्या दरकार पड़ गया? कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, समाज को बेनिफिट देने के लिए। बिजनेस होगा तो समाज में बेनिफिट होता है, समाज के लोगों को सही समय पे सामान मिल पाता है, सेवाएं मिल पाता है, सोशल बेनिफिट। समझ रहे? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, सारे क्षेत्र का बराबर बराबर विकास हो पाता है। इनोवेशन को करने के लिए, डूइंग समथिंग न्यू बेटर एंड कम्पिटिटिव, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, देश को बढ़ाने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए, कैपिटल का निर्माण करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, समाज को फायदा देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का जरूरी है। समझ गए क्या बोले? तो नीड ऑब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या भाई? कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सोशल बेनिफिट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इनोवेशन, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करोगे, इसका प्रोसेस क्या है? सुनिएगा ध्यान से। पहला, इसको करने के लिए खुद को खोजो कि तुम कौन हो, समझे? हु आर यू, कौन हो आप, खोजो आप में क्या क्वालिटी है। सब काम सब नहीं कर सकता है। सेल्फ इंस्पेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी, खुद को खोजो आपसे क्या हो पाएगा। दूसरा, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, उसके हिसाब से मौका देखो, अवसर क्या है, अवसर, मौका देखो। जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडिया, फिर आइडिया को जुगाड़ो, उसको मूल्यांकन करो, आइडिया लेके आओ, ऐसा आइडिया जो बदल दे आपकी ज़िंदगी, ऐसा आइडिया लेके। समझ रहे? प्लानिंग करो, प्लान करो, योजना बनाओ, उसके हिसाब से प्लानिंग करो, फिर पैसा जुगाड़ो, रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, मम्मी पापा से पैसा ले लो, दोस्त यार से ले लो, भाई बहन से ले लो, रिश्तेदारों से ले लो, समझे? हाँ, रेजिंग स्टार्टअप करते हो, पैसा जुगाड़ो और फिर स्टार्टअप डालो, शुरू करो धंधा, समझे? तो यही है प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप का। पहले सेल्फ डिस्कवरी, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडिया, प्लानिंग, रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, फिर स्टार्टअप। क्लियर? स्टार्टअप का डेफिनेशन दिया था DIPP ने, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। स्टार्टअप किसको बोलते हैं? एनी एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, एनी एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड इन, कोई भी संस्था हो जो रजिस्टर्ड होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 5 ईयर, 5 साल से ज़्यादा उसका लाइफ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद था वो एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़, एनुअल सालाना टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा उसका नहीं होना चाहिए। तब वो किसका डेफिनेशन में आता है भाई? स्टार्टअप। किसका डेफिनेशन? पैसा किधर से लेके आओगे? बूटस्ट्रैपिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग, खुद लेके आओ, नहीं तो किसको बुर्बक बनाओ, समझाओ बुझाओ, इसी को हम कहते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग। दोस्त यार, फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, ये लोग को भी समझाना ही होगा, ये लोग ज़्यादा सब करता है। बोलिएगा बड़ा बेटा डुबा देगा बात। क्राउड फंडिंग, भीख मांगो, सोशल मीडिया के जरिए क्या मांगिए, बाकी बहुत मुश्किल है। हाँ, पैसा मांगिए, भीख मांगे मैंने, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसी को कहते हैं क्राउड फंडिंग। क्या कहते हैं?
समझ रहे, सोशल मीडिया के जरिए इमोशनल कोई मैसेज दो, इमोशनल कंटेंट दो और उसके एवज में लोगों से दान मांगिए। स्कैनर लगा दीजिए अपना वहाँ पे, स्कैनर लोग स्कैन करके 1-1 रुपया दान करेगा तो बहुत दान हो जाएगा। समझे, इसी को हम कहते हैं क्राउड फंडिंग। क्या कहते हैं, जैसे मान लो तबीयत खराब जैसा इंसान लग रहा है, फोटो खींच लिए, फेसबुक में डाल दिया ये बीमारी है, इसका कोई नहीं है देखने वाला, कृपया करके 1 रुपया मदद की जाए। जो इच्छुक है वो दान कर सकते हैं। मैंने थोड़ा बढ़िया बात बोले, ऐसे बोलने से नहीं होगा। तो एग्जाम्पल है, वो अपना स्कैनर लगा दिए, बैंक में ढुक रहा है। समझ रहे, इसी को कहते हैं क्राउड फंडिंग। कितना लोगों को नीडी पर्सन, कितना लोग होते हैं क्राउड फंडिंग में, कितना लोग नीडी होते हैं। एक तो मजाक वाला बात बोल दे कि फोटो खींच के ऐसे डाल दिए, बट कुछ लोग नीडी पर्सन भी होते हैं जिनका रियल में तबीयत खराब होता है, वो अपना मांगते हैं। समझ पा रहे, मैंने समाज में नहीं भीख मांग के सोशल मीडिया के जरिए भीख मांग लेना, इसी को हम कहते हैं क्राउड फंडिंग। समझे क्या बोले, आगे बढ़ते हैं। एंजल इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टमेंट जिसके पास बहुत पैसा है, अगर आपके बिजनेस आइडिया से पिच हो गया, माने पिच माने इंटरेस्टेड हो गया, तो आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा। इसको हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ये समाज में कोई भी हो सकता है। वेंचर कैपिटल, ये लोग लोन देता है, स्टार्टअप को लोन देता है, स्टार्टअप को लोन बदले में ब्याज देता है, इसको कहते हैं वेंचर कैपिटल। बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सीलरेटर, बिजनेस इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है, ये लोग आपको हेल्प करेगा, मेंटरशिप करेगा, पढ़ाएगा, ज्ञान देगा, चैनल बनवा देगा, बदले में फी लेगा, टीचर होता है ये बिजनेस इंक्यूबेटर। बैंक लोन, बैंक से लोन ले लीजिए, तो ये पैसा लेने का तरीका है। तो पैसा लेने का क्या तरीका है, बुक्स रैपिंग या सेल्फ फाइनेंसिंग, क्राउड फंडिंग, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सीलरेटर, बैंक लोन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कुछ यूजफुल चीज़ बना दिए तो उसका मालिकाना हक लेंगे, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेडमार्क, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लीगल प्रोटेक्शन को ट्रेडमार्क कहते हैं। पेटेंट, फेसबुक जैसा, यूट्यूब जैसा कुछ बना दिए तो उसके बदले पेटेंट राइट लेंगे। कोई कुछ लिख दिए, गाना गा दिए तो उसके बदले कॉपी राइट लेंगे, उसके बदले क्या लेंगे हम लोग, कॉपी राइट। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल बिजनेस को कौन डिफाइन किया था, इड्रा एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। क्या बोला था, विथ पावर वर्किंग मिनिमम वर्कर 50 और विदाउट पावर वर्किंग मिनिमम वर्कर 100। माने टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हो और आपके पास 50 वर्कर है तो आप स्मॉल बिजनेस का लगेगा। बिना टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं और आपके पास 100 वर्कर है तो आप क्या कहलाइएगा, स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस का क्या फीचर्स है भाई, स्मॉल बिजनेस देखते नहीं है, लोकल एरिया में काम करता है लोग, तो स्मॉल बिजनेस का फीचर्स क्या, पर्सनल कैरेक्टर, बोलते हैं ना कि रामू का दुकान से लेके आओ, इनका दुकान से लेके आओ, पर्सनल कैरेक्टर पे होते हैं। सिंपल मैनेजमेंट होता है, इंडिपेंडेंट, अकेला का मैनेजमेंट है, सिंपल मैनेजमेंट है। ऐसा दुकान कोई गेट पे अपना काउंटर रख के बेच रहा तो कोई जंगला पे अपना काउंटर रख के बेच रहा, समझ रहे। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, पूंजी कम लगता है, कम पैसा लगता है। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, ज़्यादातर लेबर से काम करवाया जाता है, खुद खटा जाता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, लोकल एरिया में काम होता है। देखिएगा किसी गली में जाइएगा तो देखो जंगला में बेच रहा है, समझ, इसको कहते हैं लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। सिंपल टेक्नोलॉजी, साधारण टेक्नोलॉजी रहता है। ये लोग के पास टेक्नोलॉजी में क्या रहता है, क्या रहता है, तराजू, समझ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी वाला तराजू सामान वजन करके बेच देगा। सिंपल टेक्नोलॉजी, क्लियर है क्या।